तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे वाक़ये की कहानी सुनाने वाले हैं जो बहुत ही परेशान कर देने वाला है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दादी से लेकर पोते तक पूरी फैमिली के लोगों की रात के अंधेरे में पुरस्रार तरीके से मौत हो गई थी और ये मुअम्मा आज तक हल नहीं हो पाया कि इस पूरी फैमिली की मौत इज्तमाई कत्ल था या फिर ये एक इज्तमाई खुदकुशी थी। तो आज हम इस कहानी के पीछे छुपे हुए तमाम राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मगर इस वाक़ये की मजीद तफसीलात से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। ये कहानी इंडिया के शहर दिल्ली की है जहां बुरारी नाम का एक इलाका है और उसी इलाके में संत नगर नाम की एक और जगह है जिसकी गली नंबर 4A में एक घर था और उस घर का नंबर था 350। इस घर में एक फैमिली रहती थी जो चंडावत फैमिली के नाम से जानी जाती थी, मगर इस फैमिली को भाटिया फैमिली भी कहा जाता था। इनके इस 2 मंजिला घर के ग्राउंड फ्लोर पर इन लोगों ने एक जनरल स्टोर की दुकान भी खोल रखी थी जिसके अंदर घर में इस्तेमाल होने वाला रोजमर्रा का सामान होता था। ये दुकान आमतौर पर सुबह 6 बजे से पहले खुल जाती थी, मगर ये दुकान 1 जुलाई 2018 की सुबह 6 से 6:30 और उसके बाद 7 और फिर 7:30 होने के बावजूद भी अभी तक नहीं खुली थी। इसी दौरान दुकान के रेगुलर कस्टमर भी दुकान पे इकट्ठा होना शुरू हो गए और दुकान के खुलने का इंतजार करने लगे, मगर काफी देर गुजर जाने के बाद भी जब दुकान नहीं खुली तो लोगों का सब्र जवाब देने लगा और लोगों ने उनके घर के दरवाजे पे दस्तक देना शुरू कर दी, मगर वहां से भी उनको किसी का कोई जवाब नहीं मिला। तो इसी दौरान उस फैमिली के जानने वालों में से एक आदमी जिसका नाम गुरुचरण था वो चंडावत फैमिली के घर गए और दरवाजे पे दस्तक दी, मगर उसे भी कोई जवाब नहीं मिला और वो दरवाजा भी पहले से ही खुला हुआ था। इसी वजह से गुरुचरण उस घर के अंदर चला गया और वो जैसे ही घर की पहली मंजिल पे गया तो उसने जो मंजर देखा वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि चंडावत खानदान की पूरी फैमिली की लाशें छत से लटकी हुई थी। उन सब ने खुदकुशी कर ली थी। घर के 10 लोग घर की छत में हवा के लिए छोड़े जाने वाली जालियों से अपनी गर्दनों में फंदा लगाकर हवा में लटके हुए थे। इसके बाद गुरुचरण उल्टे पैर वापस बाहर की तरफ भागा, क्योंकि जब अचानक से इतना भयानक मंजर इंसान देखता है तो वो बहुत डर जाता है। इसीलिए गुरुचरण वहां से बाहर आ गया और शोर मचा दिया और सबको अंदर का मंजर बताने लगा। इसी दौरान वहां से गुजरते हुए एक पुलिस एहलकार जिसका नाम राजीव तोमर था वो वहां पहुंचा और सब लोगों की बातें सुनते हुए मकान के अंदर दाखिल हो गया और उसने भी जैसे वो मंजर देखा उसकी भी हालत खराब हो गई। उसने फौरन पुलिस स्टेशन कॉल की और उस सारे वाक़ये के बारे में बताया और लोगों को वहां से हटाकर उस मकान को सील कर दिया। इसके बाद बाकी पुलिस वाले भी वहां फौरन पहुंच गए और पूरे घर और लाशों का जायजा लेने लगे कि आखिर ये क्या मामला है, इतने लोग इस तरह अचानक खुद कैसे कर सकते हैं। इसी दौरान पुलिस ने एक कमरा खोला तो उनको एक और झटका लगा, क्योंकि वहां पे एक और लाश भी मौजूद थी जो एक बूढ़ी औरत की थी। उस औरत को मिलाकर टोटल 11 लोग थे जिनकी पुलिस को लाशें मिली थी और उनमें एक अजीब बात ये थी कि उन 11 के 11 लोगों की आंखों पे पट्टी लगी हुई थी और कानों में रुई ठूसी हुई थी। हाथ पांव भी दुपट्टे और टेलीफोन की तारों से बांधे हुए थे, यहाँ तक कि उनके मुंह पे भी टेप लगा हुआ था ताकि उनकी आवाजें बाहर ना जा सकें। और उन 11 में से 9 लोग घर के बीच में ही लटके हुए थे। पुलिस ने इन 11 लाशों को छत से उतार कर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के मुर्दा घर में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस को पहले तो लगा कि ये शायद कोई चोरी या डकैती का केस है, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था, जो भी आया होगा उसने डकैती की होगी और इन सब को मार कर फिर यहाँ से चला गया। मगर घर की तलाशी लेने के बाद पुलिस को पता चला कि घर की सारी कीमती चीजें, गोल्ड, जेवरात और नकद रकम घर में ही मौजूद है। तो फिर पुलिस मजीद परेशानी में मुब्तला हो गई कि आखिर ये क्या मामला है। इसके बाद पुलिस ने एक और एंगल से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी और उनको ये लगा कि ये मामला शायद इज्तमाई खुदकुशी का है, शायद इन सब 11 लोगों ने एक साथ मिलकर खुदकुशी की होगी। लेकिन इस एंगल की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के रास्ते में 3 सवाल अड़े आ रहे थे कि अगर मान लिया जाए कि ये एक इज्तमाई खुद
है तो इन 11 लाशों में जो कम उम्र बच्चे हैं वो अपनी जान देने के लिए कैसे राजी हो गए। और सबसे बड़ी बात कि ये पूरी फैमिली एक अच्छी खाती पीती खुशहाल फैमिली थी, इनको पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। फिर जब पुलिस ने एक फ्रिज खोल के देखा तो उनको सुबह के नाश्ते के लिए भिगोए गए चने भी मिले। भला कौन खुद से पहले सुबह के नाश्ते के लिए चने भिगो के रखेगा। यानी इन सब बातों से ये साफ जाहिर हो रहा था कि इन सब ने इज्तिमाई खुदकुशी नहीं की, बल्कि ये तमाम एक सोचे समझे कत्ल थे। लेकिन वो कातिल आखिर कौन था, कहां से आया था और उसने ये सारे कत्ल क्यों किए थे। फिर पुलिस ने पड़ोसियों की मदद से इन 11 मरने वाले लोगों के नाम पता किए तो इनके नाम कुछ यूं थे। नारायणी देवी जो इस घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग थी, इसके 2 बेटे जिनमें बड़ा बेटा भवनेश और छोटा ललित, और उसकी एक बेटी प्रतिभा। इसके बाद भवनेश की बीवी सविता और ललित की बीवी टीना। इसके अलावा प्रतिभा की बेटी प्रियंका और भवनेश और सविता की 2 बेटियां नीतू और मैनिका और एक बेटा ध्रुव। इसके बाद ललित और टीना का इकलौता बेटा शिवम शामिल थे। इन सब मरने वालों में सबसे छोटे बच्चे की उम्र 15 साल और सबसे बड़ी बुजुर्ग औरत की उम्र 80 साल के करीब थी। यानी एक ही रात के अंदर इस घर में 3 पीढ़ियां खत्म हो चुकी थी। जब इन 11 लोगों की एक साथ मौत की खबर बाहर मीडिया में आग की तरह फैली तो हर तरफ शोक का समा छा गया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दौड़ें लग गई और इन्वेस्टिगेशन को मजीद तेज कर दिया गया। इसी दौरान नारायणी देवी की बेटी सुजाता नागपाल जो पानीपत में रहती थी, वो और नारायणी देवी का बेटा दिनेश सिंह चंडावत भी वहां पहुंच गया। इन दोनों के वहां पहुंचते ही वहां का माहौल सर्द पड़ गया और शोक की फिजा में मजीद इजाफा हो गया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक ही रात में पूरी की पूरी फैमिली का यूं अचानक से खात्मा हो जाए तो बाकी बचे 2 बहन भाइयों पे क्या बीत रही होगी। इसके बाद पुलिस पर जब वहां के लोगों और मीडिया का दबाव बढ़ा तो ये केस वहां की पुलिस ने सीबीआई को सौंप दिया और अब चंडावत हाउस में क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंच चुकी थी। उन्होंने भी अच्छी तरह पूरे घर की तलाशी ली। उनको भी पहले यही लगा कि ये एक मर्डर का केस है, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले चंडावत फैमिली के घर के सामने एक दूसरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ देखा तो उसकी 30 जून 2018 की पूरी फुटेज हासिल की और इस फुटेज की पूरी तरह जाँच करने के बाद भी उनको चंडावत फैमिली के घर में किसी दूसरे बाहर वाले शख्स की अंदर जाने या बाहर आने की कोई वीडियो नहीं मिली। उसके बाद पुलिस उसी कैमरे की पिछले 2 दिन वाली फुटेज निकालती है और अच्छी तरह तसल्ली से चेक करती है तो उनको एक अजीब बात का पता चलता है कि इस मर्डर के वाकये से 2 दिन पहले 28 जून 2018 की रात को ललित की बीवी टीना और उसका बेटा शिवम मार्केट से कुछ प्लास्टिक के स्टूल खरीद कर ला रहे थे। उसके एक दिन बाद 30 जून 2018 को फिर से टीना और नीतू मार्केट से वही प्लास्टिक के स्टूल खरीद कर लाए और उन्हें अपने घर ले गए और उसके कुछ देर बाद ही ललित का बेटा शिवम अपनी नीचे वाली दुकान खोलता है और वहाँ से एक तार का बंडल निकाल कर अपने घर ले जाता है। इस सारी वीडियोस को देखने के बाद पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि ये प्लास्टिक के स्टूल और तार वही थी जिनसे चंडावत फैमिली के सारे लोगों को फांसी दी गई थी। इस वीडियो से ये साफ जाहिर था कि इन सब लोगों ने एक साथ मिलकर इज्तिमाई खुदकुशी की थी। मगर आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वहाँ की बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक सब ने एक साथ मिलकर खुद कर ली हो। खैर मजीद जांच के दौरान पुलिस को उस घर में 11 डायरियां मिलती हैं और उन डायरियों को पढ़ने के बाद एक और नाम सामने आता है और वो था भोपाल सिंह चंडावत। भोपाल सिंह नारायणी देवी का शौहर था जो इस वाकये से कई साल पहले ही मर चुका था। मगर इन सब डायरियों के मुताबिक इस वाकये के सारे तार भोपाल सिंह चंडावत से मिल रहे थे। इसलिए इन तमाम राजों से पर्दा उठाने के लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा, जब भोपाल सिंह अपना राजस्थान वाला गाँव छोड़कर हरियाणा के शहर टोहाना पहुँचे और वहाँ पर उसकी मुलाकात भाटिया फैमिली से हुई और भोपाल उनके साथ मिलकर काम करने लगा। भोपाल एक मेहनती और शरीफ इंसान था और उसकी यही खूबियां देखने के बाद भाटिया फैमिली ने अपनी बेटी नारायणी देवी से भोपाल की शादी करा दी और भोपाल को घर दामाद बना लिया। क्योंकि नारायणी देवी भाटिया फैमिली से थी, इसीलिए बुरारी में भी ये फैमिली भाटिया फैमिली के नाम से भी जानी जाती थी। कुछ साल गुजरने के बाद इन दोनों के 5 बच्चे हुए, 3 लड़के और 2 लड़कियां। लड़कों में सबसे बड़ा दिनेश सिंह, उसके बाद भवनेश सिंह और उससे छोटा ललित सिंह और 2 बेटियां, एक प्रतिभा और एक सुजाता। और उसके कुछ साल
बाद ही भोपाल सिंह के बच्चों की भी शादियां हो गई। इसके बावजूद भी घर में सब लोग भोपाल सिंह की बात को ही मानते थे। जो भोपाल कह देता घर में वही होता। उसके बाद साल 1989 में भोपाल हरियाणा छोड़कर अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपनी बीवी और छोटे बेटे ललित की फैमिली के साथ दिल्ली आ गया, जहां उसने बुरारी में एक मकान लिया और बाद में भोपाल ने अपने बेटे भवनेश को भी दिल्ली में अपने पास बुला लिया। मगर भोपाल सिंह का एक बेटा वहीं गांव में ही रहा, वो शहर नहीं आया। और जब भोपाल की बेटी प्रतिभा के शौहर की डेथ हुई तो वो भी अपनी एक बेटी को लेकर दिल्ली में अपने मायके यानी माँ बाप के घर रहने लगी। इसी दौरान जब सब कुछ सही चल रहा था तो अचानक एक खबर आती है कि भोपाल सिंह के छोटे बेटे ललित की जहां वो काम करता था वहां के लोगों से लड़ाई हो गई है और उन लोगों ने ललित को एक दुकान के अंदर बंद करके बाहर से आग लगा दी थी। तो फिर किसी तरह भोपाल सिंह ने अपने बेटे को आग से बचा लिया, मगर उसका अस्पताल में कई दिन तक इलाज चलता रहा। फिर पता चला कि ललित की इस वाकये की वजह से आवाज चली गई है। इसके बाद ललित अपनी बात या तो लिखकर बताता था या फिर हाथों के इशारों से बताता था। इसके बाद एक और वाकया होता है। 6 अक्टूबर 2006 को भोपाल सिंह की अचानक से मौत हो जाती है, जिससे तमाम घर वालों को बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है और सबसे ज्यादा सदमा ललित को लगता है, क्योंकि ललित भोपाल सिंह के सबसे ज्यादा करीब था। उसके बाद ये सारी फैमिली पूजा पाठ की तरफ लग जाती है और सब लोग आए दिन पूजा पाठ करते रहते हैं। एक दिन अचानक पूजा के दौरान ललित की आवाज वापस आ जाती है और ये चीज देखकर सब हैरान रह जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ललित को कुछ दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं और इस दौरे के दौरान ललित की आवाज भी बदल जाती है और वो कहता है कि मैं ललित नहीं भोपाल सिंह हूँ और मैं वापस आ गया हूँ और ललित के जरिए तुम सब पर नजर रखता हूँ। इसीलिए अब सब लोग ललित की बातों को मानने लग गए थे, जैसे वो सब लोग भोपाल की बातों को मानते थे। डायरी में ये भी लिखा था कि जो कोई ललित यानी भोपाल की बातों को नहीं मानता था तो उसको सजा दी जाती थी। ललित के ऊपर भोपाल सिंह के आने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, यहाँ तक कि 2018 आ गया और 11 साल बीत गए और इन 11 सालों में 11 डायरियां भी लिखी जा चुकी थी। इन डायरियों में भोपाल जो ललित के जरिए इन सब लोगों से बात करता था, वो इन सब को अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने को बोलता था और इन तमाम लोगों को इससे फायदा भी होता था। यहाँ तक कि प्रियंका की शादी का फैसला भी ललित के जरिए भोपाल ने ही किया था। 24 जून 2018 को जब ये डायरी आखिरी बार लिखी गई थी तो इसमें ये लिखा था कि ललित को एक बार फिर से दौरा पड़ा है और इसमें भोपाल सिंह आ गया है। भोपाल ने सबको बोला कि आज से लेकर पूरे 7 दिन तक तुम सब लोगों ने रात 12 बजे के बाद एक पूजा करनी है, जिसमें बरगद के पेड़ के तनों की तरह खड़े रहना है, छत से रस्सी बांधकर गले में पहन लेनी है, आंखों पे पट्टी बांधनी है और हाथ पैर भी बांध लेने हैं और कानों में भी रुई डाल लेनी है और ललित तुम सबकी देखभाल करेगा। और 7वें दिन एक पानी का प्याला भर कर दरवाजे के सामने रख देना। जब इस पानी का रंग बदल जाएगा तो तब मैं आऊंगा। अब सब लोगों ने वैसे पूजा करना शुरू कर दी जैसे भोपाल सिंह ने इनको बताई थी। इसके बाद 30 जून 2018 का दिन आता है और आज पूजा का 7वां दिन था और आज भोपाल सिंह ने इस पूजा के बाद आना था, इसीलिए रात 12 बजे के बाद ये पूजा शुरू हुई और सब लोगों के गले में रस्सियां, कानों में रुई, आंखों पे पट्टी और उनके हाथ पांव भी बांध दिए गए और सब लोग प्लास्टिक के स्टूल पर खड़े हो गए और पूजा करना शुरू हो गए और सब ने इस यकीन के साथ कि भोपाल सिंह आएगा और सबको बचा लेगा। उन्होंने अपने नीचे से सारे प्लास्टिक के स्टूल हटा दिए और लटक गए, लेकिन पानी का रंग तब्दील नहीं हुआ और ना ही भोपाल सिंह इनको बचाने आया और वो सब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। और अगले दिन उस घर में से 11 लोगों की छत से लटकती हुई लाशें मिली। लेकिन दोस्तों, इस सब के पीछे छुपा असली राज और असली सच अभी बाकी है और वो ये है कि इस केस के शुरुआती इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से जब इस केस के बारे में इंटरव्यू लिया गया तो उसने इस केस का असल सच बताया। उसका कहना था कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा सब लोग गले में फंदा डालकर छत से लटके हुए थे और सबकी मौत हो चुकी थी। मगर सारे एंगल से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं वहाँ उन लाशों के साथ बैठ गया और फिर मैंने देखा कि उन सब लाशों के हाथ बहुत टाइट तरीके से बांधे हुए थे, मगर टीना के हाथ ज्यादा मजबूती से नहीं बांधे गए थे और ललित के हाथ भी खुले हुए थे। और एक और अजीब बात ये थी कि सब लोगों के पाँव के नीचे जो स्टूल थे वो इनके आगे की तरफ गिरे हुए थे, लेकिन जो ललित का स्टूल था सिर्फ वो पीछे की तरफ गिरा हुआ था। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि इन सब लोगों को ललित और टीना ने मिलकर बांधा था और सबको बांधने के बाद ललित ने
अपनी बीवी टीना को भी बांध दिया और पिछले 6 दिन से ललित इन सब लोगों से यही सब करवा रहा था। इसीलिए उनको किसी बात का कोई खौफ नहीं था। बस उनको ये लगता था कि अभी थोड़ी देर बाद जब पूजा खत्म हो जाएगी तो ललित सबके हाथ पांव खोल देगा। मगर इस बार ललित के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने एक एक करके सबके आगे की तरफ स्टूल खींचना शुरू कर दिए। जब सब लोग दम घुटने की वजह से मर गए तो ललित अपनी माँ की तरफ गया जो एक कमरे में थी। ललित ने अपनी माँ को भी उसका गला दबाकर मार डाला और आखिर में उसने खुद भी फंदे पर लटक कर स्टूल पीछे की तरफ गिराया और खुद कर ली। इस तरह इस पूरी फैमिली का एक दिमागी मरीज पर अंधा यकीन करने की वजह से अंत हो गया और सब लोग मारे गए। तो दोस्तों ये थी आज की कंप्लीट क्राइम स्टोरी। तो मिलते हैं किसी और भूले हुए केस की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।